अब चार बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्र हैं, यही क्वेश्चन अभी मतलब पीछे से 2023 में पूछा हुआ है, तो इन चारों वक्र को हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हमारे चार वक्र हैं। पहला लॉरेंज वक्र एंड गिनी गुणांक, दूसरा कुजनेट्स वक्र, तीसरा फिलिप्स वक्र, चौथा लॉफर वक्र। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम इसको रट लेना है क्योंकि एक दो क्वेश्चन यहां से पूछते ही हैं। ठीक है, आपको रटना जरूर है, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं कौन कौन से। पहला लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। देखिए, गरीबी मापन के जो है दो प्रकार है, एक सापेक्ष दूसरा निरपेक्ष। सापेक्ष में क्या होता है, सापेक्ष और निरपेक्ष को समझ लीजिए, आपके हर जगह इंपॉर्टेंट का है, काम देगा। निरपेक्ष का मतलब स्वतंत्र रूप से, मतलब जैसे मेरे बारे में बात हो रही है तो केवल मैं कैसा हूं इस बारे में बताया जाएगा। और सापेक्ष का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी से कंपैरिजन करके मेरे बारे में बताया जाएगा। बस यही सापेक्ष और निरपेक्ष में अंतर है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सापेक्ष का मतलब किसी से कंपैरिजन किया जाएगा और निरपेक्ष का मतलब केवल मेरे बारे में बताया जाएगा कि मैं कैसा हूं कैसा नहीं हूं। और सापेक्ष का ये बात होगा तो किसी लड़के से या किसी के से कंपैरिजन करके मेरे बारे में बता दिया जाएगा। तो सापेक्ष जो गरीबी का मापन है उसमें यही आते हैं लॉरेंज और गिनी गुणांक। मतलब जो एक पूरी जनसंख्या है उसमें कंपैरिजन किया जाता है कि कितने लोगों के पास आय अधिक है, कितने लोगों के पास आय कम है। इसी को क्या कहते हैं, सापेक्ष। निरपेक्ष वाले में क्या होगा, केवल कीमत के स्तर पर या उपभोग के स्तर पर कि कोई व्यक्ति इस चीज को पा रहा है कि नहीं पा रहा है, उसके हिसाब से गरीबी मापन किया जाएगा, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में। सापेक्ष में क्या होगा कि पूरी जो जनसंख्या है उसमें कितने लोगों के पास कितना पैसा है, कितनी असमानता व्याप्त है, इसकी मापन किया जाता है। तो यही सापेक्ष जो मापन है उसमें कौन कौन से आते हैं आपके, एक लॉरेंज वक्र और दूसरा गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र ये बताता है कि जैसे 10% किसी देश में जनसंख्या रह रही है, 10 लोग रह रहे हैं और सब कोई 1-1 रुपया पा रहा है, ठीक है, तब कोई आय की असमानता तो कुछ होगा नहीं, सबके पास 10 लोग हैं, सबके पास 1-1 रुपया पा गया, सब कोई अपना जो है जीवन व्यतीत कर रहा है, उनके पास कोई असमानता नहीं है। ऐसी अवस्था में एक निरपेक्ष एक वक्र रेखा प्राप्त होगी जो कि 45 डिग्री की होगी। ये तो जब ये वक्र रेखा प्राप्त होती है तो आय जो है असमानता नहीं रहता है वहां पे, मतलब पूरी तरीके से समानता रहती है। वहीं 10 लोगों में 5 लोग तो 100-100 रुपया पा रहे हैं और जो बाकी 5 है वो 20-20 रुपया पा रहे हैं, तो उस समय में क्या होगा, आय की समानता व्याप्त रहेगी। इसी स्थिति में जो वक्र प्राप्त होगा वो इस जो आपकी रेखा है इससे जितनी दूरी पर होगा वही क्या दिखाता है, असमानता दिखाता है। जैसे 20% लोग जो है 5% ही आय प्राप्त कर पा रहे हैं, तो ये जो एरिया रहेगा ये क्या दिखा रहा है, असमानता दिखा रहा है। वही 20% लोग जो है आपके 20% प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई असमानता नहीं, 20% जितने भी थे उतना आपका पैसा प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई इसकी प्रकार की असमानता नहीं रहेगी। वहीं 20% लोग जो है ये 5 रुपए ही प्राप्त कर पा रहे हैं, तो इनके बीच का जो क्षेत्रफल रहेगा वही क्या दिखा रहा है, असमानता को दिखाता है। तो लॉरेंज वक्र ने क्या बताया है, लॉरेंज वक्र के द्वारा क्या पता चलता है कि जितनी जनसंख्या है उनके बीच में कितनी आय की असमानता व्याप्त है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, गिनी गुणांक। गिनी गुणांक क्या है, जैसे अब यही जो मान लीजिए हमारा इस तरीके से एक वक्र जो है प्राप्त हुआ कि यहां से जो है, यहां से जो जाएगी रेखा, ये जो आपकी निरपेक्ष या 45 डिग्री वाली रेखा है वहां से इसके बीच में असमानता दिखा रही है। इसी के बीच का जो क्षेत्रफल रहेगा उसी को क्या कहते हैं, गिनी गुणांक। मतलब जो निरपेक्ष रेखा जो जा रही है 45 डिग्री पे और जो लॉरेंज वक्र जो है उन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल रहता है वही गिनी गुणांक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है कि मतलब कितने लोगों के बीच में कितनी असमानता, संपत्ति की या तो आय की असमानता व्याप्त है। गिनी गुणांक क्या हो गया,
लॉरेंज वक्र और जो आपकी निरपेक्ष रेखा 45 डिग्री की जा रही है उसके बीच का जो क्षेत्रफल होगा उसको क्या कहेंगे, गिनी गुणांक कहेंगे। ये दिखाएगा कि लोगों के बीच में कितने आय की या तो परिसंपत्ति की असमानता व्याप्त है। इसका मान कितना होता है, 0 से 1 के बीच में। जब 0 रहेगा मतलब पूरी तरीके से समानता व्याप्त है, 1 है तो मतलब पूरी तरीके से असमानता व्याप्त है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 0 है तो समानता और 1 है तो असमानता। ठीक है, तो गिनी गुणांक क्या हो जाएगा, लॉरेंज वक्र और जो 45 डिग्री की निरपेक्ष रेखा है उसके बीच का जो क्षेत्रफल रहेगा उसको क्या कहेंगे, गिनी गुणांक कहेंगे। ये लोगों के बीच में आय या परिसंपत्ति की असमानता को दिखाता है, जिसका मान 0 से 1 के बीच में रहेगा। 0 रहेगा तो पूर्ण रूप से समानता है, 1 रहेगा तो पूर्ण रूप से असमानता है। ठीक है, लॉरेंज वक्र क्या हो गया, ये लोग जितनी जनसंख्या है और जितने लोग आय प्राप्त कर रहे हैं उनके बीच एक परसेंटेज दिखाता है कि कितने लोगों में असमानता व्याप्त है। ठीक है, इसी के प्रकार से एक निरपेक्ष, अगर 10 लोग हैं, 10 लोग 1-1 रुपया प्राप्त कर रहे हैं तो उनके बीच में कोई असमानता व्याप्त नहीं रहेगी और एक 45 डिग्री की निरपेक्ष रेखा प्राप्त होगी। लेकिन वास्तविक स्थिति जो रहेगी वो जो 45 डिग्री की निरपेक्ष रेखा है उससे जितनी दूरी पे हमारा वक्र बनेगा उतनी असमानता जो है व्याप्त रहती है। ठीक है, दूसरा हमारा आ जाता है कुजनेट्स वक्र। कुजनेट्स वक्र जो होता है उल्टा यू की स्थिति में प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे लोगों की आय में वृद्धि होगी वैसे वैसे असमानता में कमी आएगी। जैसे जैसे लोगों की आय में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे पहले तो असमानता बढ़ेगी, लेकिन एक निश्चित समय के बाद लोगों की जो आय में वृद्धि हो रही है उनसे छन कर नीचे के तबके के जो लोग हैं उनके पास आय पहुंचेगी और असमानता में कमी आएगी। तो यही चीज है, प्रति व्यक्ति आय जैसे जैसे वृद्धि हो रही है वैसे वैसे असमानता में भी वृद्धि हो रही है। एक निश्चित बिंदु पे पहुंचने के बाद असमानता में कमी आने लगती है। इसी को क्या कहते हैं, कुजनेट्स वक्र कहते हैं। ये कैसा होता है, उल्टा यू के आकार का होता है। मतलब जैसे जैसे अमीर लोग हुए वो अपना किसी प्रकार का खर्च करेंगे या उद्योग स्थापित करेंगे तो क्या होगा, जो नीचे तबके के लोग काम वगैरह पाएंगे उनको जो है आय में वृद्धि होगी और असमानता में धीरे धीरे कमी आने लगेगी। तो कुजनेट्स वक्र क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा कि कुजनेट्स वक्र क्या है। पहला तो उल्टा यू के आकार में प्राप्त होता है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जैसे ही लोगों की आय में वृद्धि होगी पहले तो असमानता में वृद्धि होगी लेकिन एक निश्चित समय के बाद असमानता में कमी आने लगती है। ठीक, ये आपका कुजनेट्स वक्र हो गया। तीसरा आता है आपका लॉफर वक्र। ठीक है, लॉफर वक्र में ये बताया कि जैसे ही कर की दर यदि 0% रखेंगे या तो 100% रखेंगे तो कर राजस्व में कमी आएगी। लॉफर वक्र किसके किसके बारे में रिलेशन बताता है, कर की दर और कर राजस्व के बीच में। यदि 0% आपने कर लगा दिया है तो भी आप सरकार को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होगा। यदि 100% लगा दिया है तो भी सरकार को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि लोगों को लगेगा काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा 100 जैसे 5 रुपया मेरा वो है इनकम है, सरकार ने 100% कर लगा दिए, 5 रुपया जो हमने कमाया सरकार के पास चला गया, हमें तो कुछ फायदा हुआ नहीं, तो हम क्यों काम करना चाहेंगे, हम काम करना बंद कर देंगे। तो सरकार का क्या होगा, कर राजस्व में धीरे धीरे कमी आना चालू हो जाएगी। वहीं 0% अगर कर दर लगाया तो भी सरकार के पास कुछ नहीं जा रहा है तो भी उनकी कर राजस्व में कमी है। तो जो कर की दर है, कर की दर सरकार क्या करती है, मतलब मेन इनका ये है कि कर की दर में कमी होने के साथ सरकार की राजस्व में तो वृद्धि होगी, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद अगर कर की दर में कमी करेंगे तो सरकार की राजस्व में कोई वृद्धि नहीं होगी, बल्कि सरकार को घाटा होना चालू हो जाएगा। यही चीज है। तो मेन इनको दो भागों में बताया गया कि 0% भी कर की दर होने पर भी सरकार को राजस्व में कोई फायदा नहीं होगा, ये घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। और बढ़ाने पर भी क्या होगा, एक सीमा के बाद अगर बढ़ा भी दे रहे तो भी सरकार को जो है राजस्व में वृद्धि नहीं होगी। तो लॉफर वक्र इसी तरह पूछ सकता है एग्जाम में कि क्या है, तो ये कर की दर और कर राजस्व में संबंध बताता है कि कर की सीमा में एक निश्चित सीमा के बाद कमी करने पर सरकार के राजस्व में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है,
ठीक है। फिलिप्स वक्र क्या बताता है? तो ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर में संबंध बताता है। इसके अनुसार अधिक मुद्रास्फीति रहने पर बेरोजगारी दर क्या होगी? कम होगी, और कम मुद्रास्फीति रहने पर बेरोजगारी दर अधिक होगी। ठीक है। मुद्रास्फीति क्या बताता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर में फिलिप्स वक्र जो है संबंध बताता है। दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। अधिक मुद्रास्फीति रहेगी तो आपका बेरोजगारी दर कम रहेगा, और कम मुद्रास्फीति रहेगी तो बेरोजगारी आपकी दर अधिक रहेगी। ठीक है। जैसे आप समझिए कि आप कहीं जाते हैं वहां पे, और जब बेरोजगारी दर कम रहेगी तो क्या रहेगा? आपका जो वो मजदूरी रहेगी वो अधिक रहेगी। जैसे आप किसी लेबर चौराहे वगैरह पे जाएंगे, 5 मजदूर हैं, उनके पास आप गए कि भैया हमें काम कराना है, तो वो अपने हिसाब से मनचाहा वो रेट मांगे, क्योंकि वहां पे 5 ही हैं चाहिए आपको। अगर वही ज्यादा रहेंगे मजदूर तो कंपटीशन ज्यादा रहेगा। कम है, वो जाना कि झक मार के आपको हमें लेना है, तो अपने हिसाब से मजदूरी बताएंगे भैया 600 700। इसी तरीके से समझिए उसको, अपने जो रियल लाइफ है आपका उसमें अप्लाई करके। तो जैसे आप गए किसी लेबर मार्केट में, वहां देखिए 5 मजदूर हैं, आप गए अपना काम कराने के लिए, तो अपने हिसाब से पैसा मांगेंगे। वही 25-30 मजदूर हैं तो कुछ कम में भी करने को तैयार हो जाएंगे। यही आपका तरीका है समझने का। तो फिलिप्स वक्र के द्वारा ये पता चलता है कि बेरोजगारी दर यदि कम है तो आपका जो है मजदूरी दर क्या रहेगी? अधिक रहेगी। वही बेरोजगारी दर अधिक है तो मजदूरी दर कम हो जाएगी। उसी तरह मुद्रास्फीति के साथ भी विपरीत संबंध है। मुद्रास्फीति अगर अधिक है तो बेरोजगारी दर कम रहेगी, मुद्रास्फीति यदि कम है तो बेरोजगारी दर अधिक है। बस यही क्वेश्चन पूछेगा कि फिलिप्स वक्र किससे संबंधित है, या तो पूछ लेगा कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर का संबंध किस वक्र से है। तो आपको ऑप्शन याद रहना चाहिए फिलिप्स वक्र से। ठीक है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हम लोगों ने देख लिए हैं अर्थव्यवस्था के। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया हम लोग देखेंगे। ठीक है। थैंक यू।